अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने माइटोसिस पढ़ लिया है, तो अब हमारा ये लेक्चर मियोसिस के मतलब है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें से शॉर्ट भी काफ़ी बनते हैं, साथ साथ हम वो भी क्लियर करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको बच्चे लाजमी सब्सक्राइब करें, और आपकी जो स्टडी के रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो आपके जो हैं वो सामने आती रहेंगी। तो मियोसिस क्या है? माइटोसिस में जब हमने पढ़ा कि माइटोसिस क्या थी, कि एक सेल है वो बिल्कुल हूबहू अपने जैसा वो सेल है बनाता है, यानी कि जैसा पेरेंट सेल था वैसा डॉटर सेल बन गया। लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं है। जो पेरेंट सेल होता है वो चार जो है वो डॉटर सेल्स में तकसीम होता है मियोसिस में। लेकिन उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो पेरेंट सेल के मुकाबले में आधे हो जाते हैं, यानी कि डॉटर सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाएंगे वो आधे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है मियोसिस में। इसको समझने से पहले हम कुछ कंसेप्ट है वो क्लियर करते हैं। देखें, हमारे जो सेल हैं उसमें जो क्रोमोसोम है बच्चे, वो जोड़ों की सूरत में मौजूद होते हैं। ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है। एक ये जोड़ा है क्रोमोसोम का, इसको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, यानी कि इसमें से अगर मैं आपको बताऊं कि एक जोड़ा आया है आपके जो है वो फादर से आता है और एक आता है मदर की तरफ से। इस तरह अगर हमारे जिस्म में 46 क्रोमोसोम हैं तो उसके 23 जोड़े हमारे जिस्म में कुल मौजूद होते हैं, यानी कि ये 23 जोड़ों की सूरत में पाए जाते हैं। तो इस तरह ये एक जोड़ा बनता है। ठीक है, तो अब ये जो जोड़ा है, एक ये रेड में है, एक क्रोमोसोम और एक बी है, ये मिलकर एक जोड़ा बना रहे हैं। इस जोड़े को हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो इसमें क्या होता है, अब अगर आप ये एक क्रोमोसोम देखें तो माइटोसिस में क्या हुआ था कि ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है, अब देखें, ये अब सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स को पहले समझें। ये क्रोमोसोम ए है, ये क्रोमोसोम बी है, इन दोनों को हमने बोला कि ये है होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम में हर क्रोमोसोम के दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, और ये सिस्टर क्रोमेटिड कब बने हैं? ये सिस्टर क्रोमेटिड्स जब डीएनए की रेप्लिकेशन हुई थी इंटरफेज में, एस फेज के दौरान, तो तब ये बने हैं। अब ये बने हैं इंटरफेज के दौरान। तो A1 ये क्या है और A2 ये है सिस्टर क्रोमाटिड्स, यानी कि एक ही क्रोमोसोम के ये दोनों बाजू हैं, तो इनको हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमाटिड। इसी तरह ये जो बी क्रोमोसोम है, तो इसके जो दो बाजू हैं B1 और B2, इनको भी हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमाटिड्स। ठीक है, क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम से ताल्लुक रखते हैं, ये दोनों एक ही क्रोमोसोम से ताल्लुक रखते हैं, ये दोनों एक ही क्रोमोसोम से ताल्लुक रखते हैं। और ये जो पूरा जोड़ा है, एक ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम, इसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। अब आप देखें कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं। सिस्टर तो ये हो गए, ये जो आपस में हैं, और ये जो आपस में हैं। तो नॉन सिस्टर वो होंगे, अगर हमने मिसाल दी है, ये ए क्रोमोसोम है और बी है, और ये उसका ए बाजू है, A1 है, ठीक है, उसका बाजू, और ये A2 है, तो इनको हमने क्या बोला कि ये क्या हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। SC इसको मैं लिख रहा हूँ। और इसी तरह B1 है और B2 है, ये क्या हैं? ये भी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, इसको भी मैं SC लिख रहा हूँ। लेकिन बच्चे, अगर मैं बात करूं A1 की और B1 की, ठीक है, क्रोमोसोम ए के A1 की यानी कि एक सिस्टर क्रोमेटिड की, और इसके बी के एक सिस्टर क्रोमेटिड की, तो ये होंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। इसको मैं बोलूंगा NSC, यानी कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, ये समझाने के लिए मैं आपको लिख रहा हूँ, यहाँ पे अपनी तरफ से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरह ये जो A2 और B2 ये भी क्या हो जाएंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्योंकि ये एक जो क्रोमोसोम से ताल्लुक नहीं रखते, एक जोड़े से तो ताल्लुक रखते हैं, लेकिन एक जो है क्रोमोसोम का सिस्टर क्रोमेटिड है वो अलग है और इसका अलग है। तो ये है सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का ताल्लुक। तो माइटोसिस में क्या था कि सिस्टर क्रोमेटिड्स थे वो अलग होते थे, और जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में थे उतने ही जो डॉटर सेल में चले जाते थे। लेकिन जो माइटोसिस मियोसिस है बच्चे, ये रिडक्शनल डिवीजन है, इसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा करना है, तो इसमें दो तरह काम होगा। ठीक है, अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में एक और मैं आपको बात बता दूं। मैंने कहा कि ये एक आपके फादर से आता है और एक मदर से आता है क्रोमोसोम। तो ये जो जीन है, इनके ऊपर जो जीन को कंट्रोल करते हैं, वो जीन चीज खसूसियत को कंट्रोल करता है। वो खसूसियत एक ही खसूसियत के इनके ऊपर जीन होंगे, लेकिन उनका जो वर्जन है जिसे हम अलील बोलते हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि ये जो ए और बी क्रोमोसोम है, ये कद को कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना, इसमें कद को बढ़ाने वाले या कम करने वाले जीन मौजूद हैं। अच्छा,
अब ये जो क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम, इनके ऊपर कद वाले जीन मौजूद हैं, लेकिन कद छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो वर्जन में मसला आ सकता है। मिसाल के तौर पर अगर जो है वो मदर का जो हाइट है वो कम है या फादर की कम है, या मदर की हाइट ज़्यादा है या फादर की कम है, तो ये फ़र्क हो सकता है। लेकिन कंट्रोल किसको करना है, यहाँ पे मौजूद जीन ने कंट्रोल कद को ही करना है, यानी कि इनके जीन एक ही तरह के होते हैं, लेकिन उनका जो वर्जन है वो क्या हो सकता है, मुख्तलिफ हो सकता है। तो ये थी कुछ चीज़ें होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में, सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बारे में। अब मीओसिस की तरफ आते हैं। मीओसिस में क्या होना है कि मीओसिस के अब दो फेज होने हैं, एक मीओसिस वन होना है और एक मीओसिस टू होना है। मीओसिस वन में क्या होना है कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये अलग अलग होने हैं। मिसाल के तौर पर ये क्रोमोसोम अलग हो जाएगा और ये क्रोमोसोम जो है बी ये अलग हो जाएगा। तो ये मियोसिस वन में सारा प्रोसेस होगा। मियोसिस टू में क्या होगा, अब मियोसिस वन में ये सिस्टर क्रोमेटिड ऐसे ही जुड़े रहेंगे, अगले सेल में जो एक सेल से दो सेल बनेंगे उसमें ये सिस्टर क्रोमेटिड ऐसे ही जुड़े रहेंगे, इसके भी जुड़े रहेंगे, इसके भी जुड़े रहेंगे। फिर मियोसिस टू में ये सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होंगे। तो ये आपको मियोसिस में फर्क वाज़ह होना चाहिए कि मियोसिस के दो फेज हैं। पहले फेज में होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये अलग अलग होने हैं, और जो दूसरा फेज है उसमें मियोसिस टू है, उसमें ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं इनके, वो अलग अलग होने हैं। तो ये है मियोसिस। मियोसिस होने से पहले मतलब कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये अलग होने से पहले, इससे पहले कुछ वाकयात रूनुमा होते हैं जिनको पढ़ना ज़रूरी है। तो ये वाकयात क्या हैं कि बच्चे, ये क्रोमोसोम है ये सीधे एक लाइन में आ जाते हैं। तो एक लाइन है ये सीधे होना शुरू होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये जो जब जुड़ते हैं आपस में तो इसको हम बोलते हैं साइनेप्सिस। ठीक है, अब इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने जो ड्रा किए थे वही हैं बिल्कुल। ये एक सेंट्रोमियर पॉइंट है जहाँ पे ये क्रोमोसोम जुड़ते हैं। ठीक है, ये एक जुड़े एक क्रोमोसोम के जुड़ने की है, एक क्रोमोसोम की जुड़ने की जगह है, और ये दूसरे के जुड़ने की जगह है। तो ये आपको सिस्टर क्रोमेटिड्स दिखाए गए हैं कि ये एक ही क्रोमोसोम के जो दो बाजू हैं ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। और लेकिन अगर हम बात करें एक इसके बाजू की और एक दूसरे क्रोमोसोम के बाजू की, तो ये क्या बन जाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। वहां पे मैंने थोड़े से अलग अलग करके दिखाए थे, यहाँ पे जोड़ों की सूरत में इस तरह मौजूद होंगे इकट्ठे ही। ठीक है, तो ये सिस्टर नॉन सिस्टर का आपको क्लियर। अच्छा, जब प्रोफेज आएगा तो तब ये इस तरह लाइन में एक सीधे होना शुरू होंगे, हो जाएंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, इस हमल को हम साइनेप्सिस बोलेंगे। ठीक है, तो साइनेप्सिस के बाद इनके जो कुछ पोर्शन है वो चेंज होंगे, और उसके बाद जो है वो क्रॉसिंग ओवर होगी, यानी कि इनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान क्या होगी कि कुछ हिस्सों का तबादला होगा, और इसे हम क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे। तो इन ये सारे जो वाकयात हैं ये माइटोसिस में आपने जो है वो अपीयर होते नहीं देखे। तो ये मियोसिस का थोड़ा सा जो है मेन इसकी एक यूनिकनेस है कि इसमें ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि इसने जो है वो जर्म सेल बनाने होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल बनाने होते हैं, एग और स्पर्म बनाने होते हैं। तो मियोसिस के बारे में अब हम डिटेल से पढ़ते हैं आपके टेक्स्ट से। बच्चे, मियोसिस क्या है? इट इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच ईच डॉटर सेल रिसीव्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। यानी कि मियोसिस क्या है, ये सेल डिवीजन की वो किस्म है जिसमें बनने वाले हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद पेरेंट सेल की निस्बत आधी है। तो ये डेफिनेशन है मियोसिस की। माइटोसिस में क्या था कि जितने पेरेंट सेल में क्रोमोसोम थे उतने ही डॉटर सेल में थे, लेकिन यहाँ पे जो डॉटर सेल बनेगा, नया सेल बनेगा, उसमें क्या होंगे, क्रोमोसोम की तादाद आधी होगी। ठीक है, अच्छा, इन meiosis the diploid parent cell divide to produce four haploid daughter cells। तो मियोसिस में क्या होगा कि जो डिप्लॉयड पेरेंट सेल होगा, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम की तादाद 2n होगी। मिसाल के तौर पर हम अपने सेल की बात करें इंसान के, तो 2n का मतलब है कि 23 जो है वो क्रोमोसोम के दो 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 क्रोमोसोम के 23 जोड़े हैं। ठीक है, तो ये 46 क्रोमोसोम हमारे जिस्म सेल में बनते हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे डिप्लॉयड। तो डिप्लॉयड सेल तकसीम होता है और 4 हैप्लॉयड सेल डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये जो 2n होगा ये 1n में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह के ये 4 डॉटर सेल बनाएगा।
ठीक है। तो डिप्लॉयड सेल ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें क्रोमोसोम जोड़ों होमोलोगस की शक्ल में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये है डिप्लॉयड सेल। और जबकि हैप्लॉयड सेल ऐसे हैं जिनमें क्रोमोसोम की तादाद आधी होती है, यानी कि इस तरह हाफ होती है, यहाँ पे 2n है और यहाँ पे क्या है 1n है। Diploid means the cells in which chromosomes are in pairs, homologous pair, ठीक है। While haploid means the cell with half number of chromosome, for example cell with no pair of chromosome, यानी कि इनमें क्रोमोसोम के जोड़े नहीं होंगे हैप्लॉयड सेल में। ये जो जोड़ा है क्रोमोसोम का ये अलग हो जाएगा, और फिर मियोसिस 2 में ये सिस्टर क्रोमेटिड भी अलग हो जाएंगे। इनमें क्रोमोसोम का जोड़े की सूरत वाला कोई तस्वर नहीं पाया जाता। तो ये जोड़े अलग हैं, ठीक है। जब मियोसिस में जो है वो क्रोमोसोम के जोड़े अलग हो जाएंगे। तो आगे इसके हैं फेजेस। फेजेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस वाज डिस्कवर्ड इन 1876 बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हर्टविंग। तो ये ऑस्कर हर्टविंग ने जो था इसको मियोसिस को दरियाफ्त किया था, हर्टविग ने। और इसके बाद इसके बारे में लिखा है कि मियोसिस कंसिस्ट ऑफ टू डिवीजन, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 में क्या होगा, मैंने बताया कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये जुदा जुदा होंगे, ठीक है। और मियोसिस 2 में क्या होगा कि ये वाले सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होंगे। तो मियोसिस 1, इन मियोसिस 1 अब इनके फेजेस बच्चे वही हैं, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है और टीलोफेज है, ठीक है ना। चाहे वो माइटोसिस है, चाहे मियोसिस है, मियोसिस 1 है या मियोसिस 2 है। लेकिन यहाँ पे जो प्रोफेज 1 है मियोसिस का, इसका थोड़ा सा क्या है फर्क है, इसलिए ये लॉन्ग में अकेला प्रोफेज 1 भी पूछ लिया जाता है कि मियोसिस की तारीफ करें, मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 है, इसका जो है वो फर्क बताएं। तो यानी कि इसमें क्या क्या चीजें रोनुमा हो रही हैं। तो मियोसिस 1 में क्या है, द होमोलोगस क्रोमोसोम इन अ डिप्लॉयड सेल सेपरेट एंड सो टू हैप्लॉयड डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस। तो पहले क्या होगा कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे मियोसिस 1 में, हर जोड़े के जो क्रोमोसोम होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। इस तरह हर डॉटर सेल में एक क्रोमोसोम आता है, ठीक है। जोड़े का एक क्रोमोसोम आएगा। तो मियोसिस 1 के मजीद मराहल हैं, जैसे प्रोफेज है, मेटाफेज है। अब ये मियोसिस 1 के मराहल हैं, इसलिए हम इन्हें प्रोफेज 1 बोलेंगे, मेटाफेज 1 बोलेंगे, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 बोलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोफेज 1। इसमें ही सारी जो है वो ज्यादातर जो है वो तब्दीली है, बाकी आगे तकरीबन तकरीबन आपने वो चीजें पढ़ी हुई हैं। तो इस स्टेज में क्या होता है प्रोफेज 1 में, क्रोमेटन कंडेंसिस। जो क्रोमेटन होता है वो कंडेंस होना शुरू होता है एंड टेक्स द शेप ऑफ क्रोमोसोम। यानी कि जो क्रोमेटन है वो धागेदार साखतें हैं, वो क्रोमोसोम की शक्ल है उसमें ढलना शुरू हो जाती हैं। तो ये है प्रोफेज 1 का मरहला कि इस मरहले में के दौरान क्रोमेटन सिकुड़ता है और क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसके अलावा ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो हर जो क्रोमोसोम है उसके पास दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, जो मैंने आपको दिखाए हैं। बिकॉज द डीएनए हैज ऑलरेडी रेप्लिकेटेड बिफोर मियोसिस। अब ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स क्यों हैं हर क्रोमोसोम के पास, क्योंकि इससे पहले सेल गुजर कर आया है प्रोफेज से, और वहां जो है वो एस फेज के दौरान, प्रोफेज के एस फेज के दौरान जो डीएनए है उसकी रेप्लिकेशन हो चुकी है। मतलब कि डीएनए जो है वो उसने अपनी एक कॉपी तैयार की है, इस वजह से जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो दो बन गए हैं। ये देखें, ये एक पॉइंट सेंट्रोमियर है और ये एक सिस्टर क्रोमेटिड है और एक ये सिस्टर क्रोमेटिड है। इस तरह इसी क्रोमोसोम दूसरे का जोड़े के दूसरे क्रोमोसोम का एक ये सिस्टर क्रोमेटिड है और एक ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है। आगे क्या होता है, यानी कि मियोसिस से पहले डीएनए दुगना हो चुका है, इसलिए हर क्रोमोसोम में कितने सिस्टर क्रोमेटिड आ गए, दो। आगे एक जो है वो और वाकया वकूफ पजीर हो रहा है, यहाँ पे आप देखें कि होमोलोगस क्रोमोसोम हैं जो मूव क्लोज टुगेदर, यानी कि एक दूसरे के करीब आते हैं। दे पेयर इन आ प्रोसेस कॉल्ड साइनेप्सिस। ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड टेट्रड। अब देखें यहाँ पे आप, होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, इनके जो हैं कहाँ क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम करीब आकर लंबाई के रुख एक दूसरे के साथ लग जाते हैं। अब ये देखें, ये करीब आए और ये लंबाई के रुख क्या है, एक दूसरे के साथ लग गए। इस अमल को क्या बोला, साइनेप्सिस। तो साइनेप्सिस एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये बोर्ड में कई दफ़ा पूछी जाती है कि साइनेप्सिस क्या है। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो जब लंबाई के रुख आकर आपस में जुड़ते हैं तो इस अमल को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस बोलते हैं। और ये जो साथ लगे क्रोमोसोम का जो हर जोड़ा है इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रड। टेट्रड से मुराद है 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 4 बन रहे हैं तो इसलिए इसको टेट्रड बोलना है। आगे क्या काम होता है, आपको साइनेप्सिस की समझ लग गई है, ठीक है।
तो आगे क्या होता है कि अब जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम बिकम जिप्ड टुगेदर फॉर्मिंग एक्स शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड कियास्मेटा। अब देखें, नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड हैं, मैंने आपको बताया कि एक ही क्रोमोसोम के जो दो क्रोमेटिड होंगे ये सिस्टर होंगे, इसके ये सिस्टर होंगे, इसके ये सिस्टर होंगे, लेकिन जो दो मुख्तलिफ क्रोमोसोम के जो हैं बाजू, वो क्या होंगे, नॉन सिस्टर होंगे। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि होमोलोगस क्रोमोसोम के दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जिप होकर एक्स शक्ल की साख्तें बनाते हैं। इस तरह क्या है, ये क्रॉस करते हैं। ये जो एस एक्स शक्ल की साख्तें हैं, इनको हम बोलते हैं कियास्मेटा। तो ये होगी दूसरी डेफिनेशन बच्चे। साइनेप्सिस क्या था कि ये जो क्रोमोसोम थे, ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम लंबाई के रुख एक दूसरे के साथ लगे, इस अमल को हमने क्या कहा, साइनेप्सिस। और क्याजमेटा क्या है कि ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे वो क्या है, एक एक्स शेप स्ट्रक्चर में तब्दील होंगे, जिन्हें हमने क्या बोला, हमने क्याजमेटा बोला। हर क्याजमेटा एक क्रॉसिंग ओवर का मकाम है, यानी कि यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे जितने क्याजमेटा बनेंगे वहां पे क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर होगी। तो क्रॉसिंग ओवर अब आपको समझाता हूँ कि क्या है। ईच क्याजमा इज दी साइड फॉर क्रॉसिंग ओवर। फॉर क्रॉसिंग ओवर किसे बोले हैं, exchange of portion of chromosome between non-sister chromatids and crossing over leads to recombination of genetic material। यानी कि नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स के दरमियान ये जो ये है और ये है और ये है जो और ये है, इनके दरमियान जो मुख्तलिफ हिस्सों का तबादला हुआ है, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर की क्या तारीफ है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्रॉसिंग ओवर से क्या मुराद है, क्रॉसिंग ओवर से मुराद है नॉन सिस्टर क्रोमाटिड। सिस्टर क्रोमाटिड की बात नहीं करनी, यानी कि ये जो सिस्टर क्रोमाटिड हैं, एक ही क्रोमोसोम के दो बाजू हैं, इनकी बात नहीं करनी। दोनों मुख्तलिफ क्रोमोसोम के जो एक एक बाजू है उसकी बात करनी है। तो जब वो आपस में अपने कुछ हिस्सों का तबादला करेंगे तो उसको हम बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर से होता क्या है, जीनियाती मवाद की नई तरकीब बनती है, यानी कि रिकम्बिनेशन होता है। ये बात यहाँ पे बयान की गई है कि क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो रिकम्बिनेशन करवाती है। मैं आपको बताता हूँ रिकम्बिनेशन क्या होती है। देखें बच्चे, ये आपके क्रोमोसोम है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि ये आया है फादर से, ये आया है मदर से, ठीक है। तो अब इनमें क्या है, दोनों में मुख्तलिफ जो है वो जीन एक है, जीन एक ही किस्म का है, कद को कंट्रोल करने वाला जीन है। इसकी हम मिसाल ले लेते हैं, ठीक है। अब जो कद है दोनों पेरेंट्स का एक जैसा तो नहीं होगा, हो सकता है कि जो आपके फादर हैं उनका जो है वो कद ज्यादा हो और जो मदर है उनका कम हो, या इसके रेस्पेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब जब ये क्रोमोसोम है, मैंने आपको पहले बताया था कि ये दोनों पेरेंट्स से आते हैं। तो यहाँ पे अगर इसकी क्रॉसिंग ओवर की हम बात करें, जब ये आपस में क्याज़मा बनाएंगे, तो क्रोमोसोम जो है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जो मुख्तलिफ हिस्सों का तबादला करेंगे, तो इससे एक नया कम्बिनेशन बनेगा। इसकी मिसाल आप यूं लें कि आपके बहुत सारी खसूसियात आप में आपके वालिदैन की हैं, लेकिन सारी तो नहीं है ना। आपकी शक्ल बिल्कुल ना आपकी मदर से मिलती है ना फादर से मिलती है। तो कुछ खसूसियात ऐसी होती हैं जो दोनों से मुख्तलिफ होती हैं। इवन तो कि बहुत सारी खसूसियात हैं जो आप में ट्रांसफ़र हुई हैं पेरेंट्स से, लेकिन बहुत सारी खसूसियात हैं जो आप में यूनिक हैं। तो ये जो जैसे शक्ल कंप्लीटली नहीं मिलती, कुछ ना कुछ आपके जो हैं वो मिलते हैं, आसार मिलते हैं वालिदैन से। तो ये देखें, ये जो चीज़ें आप में तब्दीली आई है, ये यहाँ पे आई थी मियोसिस के दौरान, जब वो सेल्स में क्रॉसिंग ओवर हो रही थी। इससे नए रिकम्बिनेशन बने थे, नए एक जीन्स का कम्बिनेशन बना था, जिसकी वजह से जो है, अब देखें यहाँ पे आप, ये जो क्रॉसिंग ओवर के बाद जो मुख्तलिफ हिस्सों का तबादला हो चुका है, तो यहाँ से लेकर इतना जीन है जो ये तब्दील हो चुका है, यहाँ से लेकर इतना जो जीन है ये तब्दील हो चुका है। तो इस सारे जो प्रोसेस में तब्दीली आई है, इसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि नॉन सिस्टर क्रोमोसोम के दरमियान मुख्तलिफ हिस्सों का तबादला होता है, और जो जीनियाती मवाद है, अब जो आगे जाकर ये क्रोमोसोम अगली नस्लों में जाएंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ यूनिकनेस ज़रूर आएगी जो नए पैदा होने वाले आर्गेनिज्म होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था कि क्रोमोसोम ने मुख्तलिफ हिस्सों का तबादला किया था आपस में। तो ये था क्रॉसिंग ओवर, और ये सारा कुछ किस फेज में हो रहा है, प्रोफेज 1 में हो रहा है।
इवेंट्स ऑफ प्रोफेज वन आर सिमिलर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, यानी कि अब ये जो चीज़ें थी ये अलहदा थी माइटोसिस के प्रोफेज से, बाकी सारी चीज़ें आगे बिल्कुल वैसे ही हैं। जैसे न्यूक्लियोलाई डिसअपियर, न्यूक्लियोलाई ने डिसअपियर होना है, न्यूक्लियर इन्वेल्प ने ब्रेक डाउन होना है, सेंट्रियोल ने माइग्रेट करना है न्यूक्लियस के अपोजिट जो मुखालिफ पोल्स हैं उनकी तरफ, एंड मेक स्पिंडल फाइबर टू विच क्रोमोसोम अटैच, और स्पिंडल फाइबर बनाने हैं, वो तारें बनाने हैं, रस्सियां बनानी हैं जिन्होंने क्रोमोसोम को खींचना है। ठीक है, यानी कि जो प्रोफेज वन के दूसरे वाकयात हैं वो माइटोसिस के फेज की जैसे ही हैं। अब यहाँ तक जो थी वो मियोसिस के जो समझने की है वो टेक्स्ट है वो मुख्तलिफ है। ठीक है ना, बाकी आगे लिखने के लिए आपकी चीज़ें तकरीबन वही होंगी, थोड़ा सा फर्क आएगा। सेंट्रोसोम दो में तकसीम होता है, दोनों सेंट्रोसोम सेल के मुखालिफ किनारों की तरफ चले जाते हैं, तो ये माई टोसिस के भी प्रोफेज में हुआ था। ठीक है ना, और स्पिंडल फाइबर बनने हैं और स्पिंडल फाइबर के साथ क्रोमोसोम ने जुड़ना है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सेम है। आगे बच्चे सेल दाखिल होगा मेटाफेज वन में, तो मेटाफेज वन में क्या होगा कि माइटोसिस में मेटाफेज प्लेट बनी थी, यहाँ भी बनेगी। द टेट्रेड अटैच विद स्पिंडल फाइबर अलाइन अलोंग द इक्वेटर, यहाँ पे जो टेट्रेड है वो स्पिंडल फाइबर यानी कि रस्से हैं उनके साथ जुड़ना शुरू कर देगा, और यहाँ क्या होगा कि दे फॉर्म मेटाफेज प्लेट। तो स्पिंडल फाइबर के साथ जुड़े टेट्र सेल के खत्ते इस्तिवा यानी कि इक्वेटर पर तरतीब पाएंगे, इस तरह वो मेटाफेज प्लेट बना देंगे। तो मियोसिस वन की मेटाफेज प्लेट में क्या होगा कि प्लेट इन मेटाफेज प्लेट ऑफ मियोसिस वन टू स्पिंडल फाइबर फॉर्म फ्रॉम बोथ पोल्स अटैच विद वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। देखें मियोसिस वन में क्या होना है कि होमोलोगस क्रोमोसोम ने अलहदा होना है, तो जो स्पिंडल फाइबर हैं ये किसके साथ होंगे, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम के जो हैं जोड़ों के साथ क्या होंगे, उनके साथ ये अटैच होंगे, क्योंकि इनको अलग करना है, होमोलोगस क्रोमोसोम को अलग करना है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर कोई पूछे कि मेटाफेज होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ कब अटैच होंगे, तो आपने मेटाफेज वन बताना है, मेटाफेज टू नहीं बताना, क्योंकि मेटाफेज टू में चीज़ और तरह होगी, उसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स ने अलग होना है। ठीक है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम के हर जोड़े के साथ किनारों से आने वाले दो स्पिंडल फाइबर क्या होंगे, वो जुड़ेंगे। आगे है एना फेज, तो एना में क्या होगा, एना बिल्कुल वही है कि जो साइडों पे जो जो स्पिंडल फाइबर बने हैं उन्होंने साइडों पे इनको खींच लेना है। तो एनाफेज वन में क्या होगा कि ईच स्पिंडल फाइबर अटैच विद अ सिंगल क्रोमोसोम पुल्स टूवर्ड्स दी पोल, यानी कि जो क्रोमोसोम के साथ जुड़ा हर स्पिंडल फाइबर है वो अपने किनारों की तरफ खींचता है, यानी कि स्पिंडल फाइबर ने मुखालिफ जो पोल है उसकी तरफ खींचना है। इस तरह जोड़े में लगे क्रोमोसोम क्या होते हैं, अलग होते हैं, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो अब अलग हो रहे हैं, या पेयर क्रोमोसोम जिसे हम बोलेंगे वो सेपरेट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। वन क्रोमोसोम ऑफ ईच पेयर इज पुल्ड टूवर्ड वन पोल एंड अदर टूवर्ड्स अपोजिट पोल, यानी कि एक जो क्रोमोसोम है वो एक किनारे की तरफ, जबकि दूसरा जो है वो दूसरे किनारे की तरफ खींचता है। इस तरह जो क्रोमोसोम के सो टू हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड, ईच क्रोमोसोम स्टिल कंटेन टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड वैसे कि वैसे ही हैं, उनको मियोसिस टू में जुदा करना है। अभी क्या हुआ है कि होमोलोगस क्रोमोसोम जुदा हुए हैं, क्रोमोसोम के हैप्लॉइड सेट बने हैं। हैप्लॉइड का मतलब है कि जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे होते हैं, क्रोमोसोम जोड़ों की सूरत में अब मौजूद नहीं रहे, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड बोलेंगे। और हर क्रोमोसोम में अभी भी क्या है कि दो सिस्टर क्रोमेटिड मौजूद हैं, यानी कि सिस्टर क्रोमेटिड अभी अलग नहीं हुए। टीलोफेज में क्या है, स्पिंडल डिसअपियर्स। ठीक है, बिल्कुल जैसे माइटोसिस के टीलोफेज में हुआ था। तो टीलोफेज वन में मियोसिस के क्या हुआ है कि वो स्पिंडल हैं जो रस्से हैं उनका काम खत्म हो गया, उन्होंने खींच लिया है, अब वो भी क्या होंगे, गायब हो जाएंगे। न्यू न्यूक्लियर इन्वेल्प, जो न्यूक्लियर इन्वेल्प प्रोफेज में टूटा था वो दोबारा बन गया। ठीक है ना, अराउंड ईच हैप्लॉइड सेल, अब हैप्लॉइड सेल के नजदीक अराउंड बनेगा, क्योंकि डिप्लॉइड सेल नहीं रहा, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए, आधे हो गए। तो टीलोफेज में क्या है कि स्पिंडल खत्म हो जाते हैं, क्रोमोसोम के हर हैप्लॉइड सेल के गिर्द न्यूक्लियर इन्वेल्प बन जाता है, और न्यूक्लियोलस आल्सो रिफॉर्म ड्यूरिंग टीलोफेज वन, और जो न्यूक्लियोलस है वो भी दोबारा बनना शुरू हो जाता है। द क्रोमोसोम अनकॉइल इनटू क्रोमेटन, तो क्रोमोसोम है वो क्या है, दोबारा क्रोमेटन में अनकॉइल होना शुरू हो जाएंगे दागेदार साख्तों में। साइटोकाइनेसिस अक्कर, तो उसके बाद क्या होगा, ये कैरियोकाइनेसिस होगी, यानी कि न्यूक्लियस की डिवीजन हो गई है। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होगा कि जो दोबारा है वो साइटोप्लाज्म है वो भी टूट जाएगा और दो सेल बन जाएंगे। तो ये क्या है, ये मियोसिस वन है, इसका जो फेज है मियोसिस
वन है, तो इसमें जो है एक सेल है वो दो में तकसीम हुआ है। लेकिन हमने मियोसिस की जो तारीफ पढ़ी थी उसमें एक सेल है वो चार सेल में होता है। तो अभी इसको दो और सेल में, यानी कि ये जो दो सेल अब बने हैं इनको चार में तकसीम करना है, तो वो मियोसिस टू में होना है। ठीक है, तो मियोसिस के ये वन के मराहल आपने देख लिए हैं। ये अबाई सेल था, ठीक है, ये इसकी जो सारी थी चीज़ें, और उसके बाद प्रोफेज वन आया। ठीक है, उसमें ये जो स्पिंडल है ये अपीयर होना शुरू हुए। और ये प्रोफेज वन में क्या हुआ कि ये जो क्रोमोसोम है इन्होंने अपने आप को अलाइन किया। ठीक है, इसको हमने साइनेप्सिस बोला, इन्होंने क्रॉसिंग ओवर की। अब देखें यहाँ पे आप अगर गौर से देखें तो इनके मुख्तलिफ हिस्सों का तबादला हो चुका है, क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। तो अब इसके बाद ये सेल चला गया मेटाफेज में। ठीक है, मेटाफेज वन में, तो ये मेटाफेज इन्होंने अपने आप को अलग यहाँ पे एक तरतीब दी इक्वेटर के गिर्द दरमियान में सेल के वस्त में। ठीक है, तो इस वजह से खत्ते इस्तवा में इनको एक मेटाफेज प्लेट बनाई। एनाफेज में क्या हुआ कि ये जो क्रोमोसोम थे इनको अलग कर लिया गया, यानी कि होमोलोगस ये जो क्रोमोसोम थे इनके अलग अलग जोड़े बना लिए गए। फिर टीलोफेज में क्या हुआ कि दोबारा जो न्यूक्लियर इन्वेल्प है दोबारा बनना शुरू हुआ, जो कि यहाँ टूटा था। ठीक है, क्योंकि दो सेल बनाने हैं तो हर सेल के गिर्द न्यूक्लियर इन्वेल्प होना चाहिए। न्यूक्लियोलस दोबारा बन गया है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एक चीज जो काबिल गौर है, यहाँ पे जो पेरेंट सेल था उसमें चार क्रोमोसोम थे, लेकिन अब ये जो डॉटर सेल बना है ये जो दो सेल बनेंगे, यहाँ पे जब साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो जाएगी इसके बाद साइटोकाइनेसिस होनी है, तो इसमें हर सेल में दो दो क्रोमोसोम है। तो यही माइटोसिस और मियोसिस का फर्क है कि माइटोसिस में जो थे इस तरह का अगर सेल था तो उसने चार क्रोमोसोम वाला ही सेल बनाना था अगर उसमें चार क्रोमोसोम थे। लेकिन मियोसिस में क्या हुआ है कि इसने जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है हाफ हो गए हैं, आधे हो गए हैं अगले सेल में। अब ये जो दो सेल बच्चे बने हैं, ये जो दो सेल बने हैं, तो इन्होंने आगे जाकर जो है इन्होंने आगे जाकर दोबारा दो चार सेल में तकसीम हो जाना है। यानी कि मियोसिस टू में क्या होगा कि ये सेल है दोबारा दो सेल में तकसीम हो जाएगा, और ये सेल है ये भी दो सेल में तकसीम हो जाएगा। अब जो मियोसिस टू है ना वो बिल्कुल माइटोसिस जैसी है। मतलब उसमें क्या होना है कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें थे ना अब ये इसमें हाफ हो गए हैं मियोसिस वन में। तो जो नया सेल बनना है उसमें भी इतने ही रहने हैं। ठीक है ना, अब चार सेल नए बनने हैं इन दो सेल से, यानी कि दो सेल मियोसिस वन में बन गए हैं। ठीक है, और उसके बाद जो दो सेल है वो इनसे बने। तो जो मियोसिस टू है उस वो क्या है, वो बिल्कुल माइटोसिस जैसी है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम नहीं होने, यानी कि ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम इतने ही रहने हैं। ठीक है, तो ये हम अब मियोसिस टू के बारे में पढ़ेंगे। तो मियोसिस टू क्या है, क्लोजली रिजेंबल विद माइटोसिस, बिल्कुल जो है माइटोसिस जैसी है, एंड कंसिस्ट ऑफ फोर फेजेस। तो इसमें भी चार फेज होंगे, प्रोफेज टू होगा, मेटाफेज टू होगा, एनाफेज टू होगा और टीलोफेज टू होगा। अब क्योंकि ये मियोसिस टू है इसलिए इसके फेजेस के साथ हम क्या है टू टू लगा देंगे, और ये होगी बिल्कुल माइटोसिस जैसी। तो मियोसिस टू है माइटोसिस जैसे मराहल, प्रोफेज वन मेटाफेज, प्रोफेज टू मेटाफेज टू, एनाफेज टू और टीलोफेज टू। तो इसको देखते हैं मजीद। इसके जो प्रोफेज है सबसे पहला फेज है प्रोफेज टू बोलेंगे। अब उसमें क्या होगा, न्यूक्लियोलाइट टूटेगा, न्यूक्लियर इन्वेल्प क्या है वो भी टूटेगा, खत्म होगा। एंड दी क्रोमेटन कंडेंसिस, जो क्रोमेटन है दागेदार साखतें हैं वो कंडेंस होकर क्या बना देंगी, क्रोमोसोम बना देंगी। तो ये क्या होगा, ये सारा कुछ होगा प्रोफेज में। ठीक है, और जो सेंट्रियोल हैं वो किनारों की तरफ चले जाएंगे और स्पिंडल फाइबर बना देंगे। तो ये सारा कुछ किस में होगा, प्रोफेज टू में। ये अब देखें सारा कुछ यही तो माइटोसिस में हुआ था। तो मेटाफेज में क्या होगा, अब ये मेटाफेज टू बोलेंगे क्योंकि मियोसिस टू का पार्ट है। तो स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे काइनेटोकोर्स के साथ। काइनेटोकोर वो इलाका वो प्रोटीन होती हैं जो इनको स्पिंडल को जोड़ती हैं। ठीक है, तो सेंट्रोमियर के ऊपर काइनेटोकोर होते हैं जहाँ पे आकर जो स्पिंडल हैं वो जो रस्से हैं उन्होंने जुड़ना है। तो काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, स्पिंडल फाइबर अटैच टू दी काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम अलाइनिंग देम एट द सेल इक्वेटर। तो मेटाफेज प्लेट बनेगी यहाँ पे, यानी कि मेटाफेज टू में स्पिंडल फाइबर हैं वो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ जुड़ जाएंगे, और जो क्रोमोसोम है वो सेल के खत्ते इस्तवा पर यानी कि दरमियान में तरतीब आ जाएंगे। उसके बाद एनाफेज होगा। एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज टू इसको अब बोलेंगे। तो जो स्पिंडल फाइबर हैं वो उनको जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, अब देखें
यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम की बात नहीं हो रही। होमोलोगस क्रोमोसोम मियोसिस 1 में जुदा हो चुके हैं। अब मियोसिस 2 में क्या होना है, सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं। मिसाल के तौर पर ये जो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, एक ही क्रोमोसोम के दो बाजू हैं, सिर्फ इन्होंने अलग होना है, इसने इधर चला जाना है, इसने इधर चला जाना है। तो ये एनाफेज के दौरान जो ये जो स्पिंडल है, ये इनको इधर खींच लेंगे, ये इसको इधर खींच लेंगे अपोजिट पोल्स की तरफ। फाइनली इन टीलोफेज, टीलोफेज आपको पता है कि प्रोफेज के उल्ट होता है। अगर प्रोफेज में न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियर एनवेल्प टूटा था, तो ठीक है, टीलोफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम है दोबारा वो क्रोमेटिन में चले जाएंगे, न्यूक्लियर एनवेल्प दोबारा बन जाएगा और न्यूक्लियोलस है वो दोबारा रीफॉर्म हो जाएगा, और जो साइटोकाइनेसिस है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन है, वो दोबारा हो जाएगी। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल्स ईच विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो 4 डॉटर सेल हैं वो बन जाएंगे, और हर क्रोमोसोम में हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद जो है वो आधी होगी, इसलिए हम उसको हैप्लॉइड बोलते हैं। तो अब ये देखें, ये जो दो सेल बने थे, ये सेल बना था मियोसिस 1 के दौरान, और एक मियोसिस 1 के दौरान ये सेल बना था। अब इन दोनों का बताया गया है कि ये किस तरह 4 में बदलेंगे। दो मियोसिस 1 के दौरान बन गए, अब इसमें ये जो प्रोफेज होगा इसमें सारे वाकयात होंगे, मेटाफेज के दौरान होंगे, ये इस तरह अलाइन होंगे एक वेक्टर के गिर्द, तो ये एक मेटाफेज प्लेट बनेगी, इसमें भी बनेगी। ठीक है ना। अब ये दो सेल हैं, काम एक ही हो रहा है इसमें। एनाफेज के दौरान ये जो स्पिंडल फाइबर बनेंगे, ये इनको साइडों पर ले जाएंगे। टीलोफेज के दौरान दोबारा जो है न्यूक्लियर इनवेल्प है, ये दोबारा बनना शुरू हो जाएगा, और सारी चीज़ें। और फिर क्या है, ये साइटोकाइनेसिस होगी, दरमियान में से क्लीवेज फरो बनेगी एनिमल सेल में, और ये क्या है, जो 4 हैं वो सेल बन जाएंगे। यानी कि 2 हैं वो मियोसिस 1 में बने, ठीक है, और जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे थे, और फिर माइटोसिस की तरह की एक डिवीजन हुई जिसे हमने मियोसिस 2 बोला था, जिसमें अब देखें आप, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने यहाँ थे उतने ही यहाँ हैं, ठीक है। तो मियोसिस 2 में क्रोमोसोम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो उतने ही रहेंगे, वो माइटोसिस की तरह होगी। मियोसिस 1 में जो था, वहां पे जो थे वो क्रोमोसोम आधे हुए थे, ठीक है। अब ये जो 4 डॉटर सेल बनी है, इन्हें हम बोलेंगे हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है। यानी कि इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए, आधे हो गए। ये था बच्चे मियोसिस के बारे में, और इसके 2 फेजेस थे उनके बारे में। अगर आपको इसके बारे में किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें सवाल, मैं आपका इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूंगा। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है, मैंने आसान करने की कोशिश की है, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझें। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। चलें बच्चे, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।